गांव की जो तकलीफ़ें हैं और आम किसान आदमी के जीवन की जो समस्याएं हैं, जो खेती किसानी से संबंधित जो चीज़ें हैं और उसका जो भोलापन है। मतलब मैं एक घटना कभी भूल नहीं पाता। मैं इंदौर में सीओ जिला पंचायत चुनाव में था और उस साल प्याज की फसल जो है वो बहुत सस्ती हो गई थी और लोग बहुत परेशान थे। इंदौर का एक हिस्सा देपालपुर के पास का है जहाँ किसान जो है प्याज काफ़ी उगाते हैं और किसान बहुत बेहाल थे, बहुत परेशान थे। प्याज एक ऐसी फसल है कि वो मतलब जब आप खेत से उसको घर लाते हैं तो हमारे यहाँ प्याज की भंडारण की जो समुचित व्यवस्था है, प्याज का भंडारण बोरों में रखे नहीं हो सकता। उसके लिए जालीदार रैक बनवाना पड़ते हैं और उसी में प्याज रखी जाती है, क्योंकि प्याज में अगर हवा नहीं लगेगी तो 12 से 14 घंटे में ही प्याज जो है सड़ने लगता है। एक किसान को बड़ी मतलब बड़ा नुकसान भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन किस्मत से उसके घर के सामने हम रुक गए देखने के लिए, उससे समझने के लिए। वो किसान बाहर आया, हमारा उससे कोई पुराना परिचय नहीं था, पर गाड़ी में सीओ जिला पंचायत लिखा था इसलिए वो सामने आया। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि उस कठिनाई के बाद उनके बच्चे की शादी भी उनको करना थी, समस्याएं भी थी, लेकिन बहुत आग्रह करके वो आदमी हमें घर के अंदर ले गया कि बोले साहब आप यहाँ अगर खड़े हुए हैं तो साहब हमारे घर भी चले। तो हम चले गए उसके, हमने चाय पी वहाँ पर, और वो आदमी अपनी समस्याओं के साथ साथ मेरे आने की खुशी भी उस आदमी को बहुत थी। और वो बहुत अच्छी तरह से, मतलब हाँ कभी कभी होता है कि हम परेशान होते हैं तो केवल अपनी बात करना चाहते हैं, समस्याओं की बात करना चाहते हैं। उस आदमी ने न केवल मुझे चाय पिलाई और आते समय मुझे आज भी याद है लगभग 20 किलो प्याज की एक पोटली जो है बना के दी। मैं संकोच में आ गया कि इनका सॉरी आप पहले से ही परेशान हैं और ये तो ऐसा हो गया कि जीप पर सवार इंडिया हैं हम लोग, कि सरकारी लोग वैसे ही बदनाम हैं। हम अगर आपके यहाँ आए तो आपके लिए ना हमने पहले कुछ किया, ना अभी कुछ कर सकते हैं और ना आपके बाद में कुछ कर पाएंगे, पर यार ये तो हमारे लिए एक भारी चीज़ हो गई। तो मैंने उनको पैसे देने चाहे। आप विश्वास नहीं करेंगे, उस आदमी ने हाथ जोड़े कि नहीं सर, हमारी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं वही, और हमें इससे कोई परवाह नहीं होती। फिर अगली फसल आएगी और फिर हम आगे काम करेंगे। और वो बोरी जो है लगभग 20 किलो प्याज की वो गाड़ी में रखवाई। उस आदमी का वो प्रेम देख के मैं उसको मना भी नहीं कर सका और दोबारा उनको पैसे भी मैं ऑफर नहीं कर सका कि भाई ये पैसे ले लो आप। ये किसान का जीवट है। और पूरे देश में सबसे ज़्यादा जितनी कौमें हैं, जितने क्लास हैं, कौम मतलब जातियाँ और क्लास मतलब जैसे एक शिक्षकों की क्लास है, एक फौजियों की क्लास है, एक तरह मतलब बहुत सारे इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, वकील हैं। इसको हम इन्हें एक कास्ट है और एक क्लास है। मेरा मानना ये है कि केवल फौजी को छोड़ दिया जाए तो वास्तव में किसानों से मजबूत न तो कोई कौम है न कोई आदमी। किसानों की मजबूती वास्तव में वो मजबूती है जिसके लिए हर आदमी चाहता है कि काश हम अफसर भी रहे। और हमने मध्य प्रदेश के हजारों अफसरों के साथ 27 साल की नौकरी में काम किया, लेकिन वास्तव में आज जब हम बाहर निकल कर तुलना करते हैं तो हमें लगता है कि उन अफसरों में इक्का दुक्का लोग होंगे जो शायद आपके स्तर पर होंगे। उन हजारों में से 2-4 को छोड़ दिया जाए, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके अंदर आपकी जैसी मानसिक या शारीरिक मजबूती हो। मजबूती का पता तभी लगता है जब इंसान धक्के खाता है। जब जीवन सामान्य चलता है तो हमें पता नहीं लगता जीवन की विसंगतियों का, जीवन की तकलीफ का। लेकिन जब इंसान परेशानी में होता है, परिवार को पालने का संकट, बच्चों की शिक्षा का संकट, सिंचाई का संकट, खाद और बीज का संकट, किसान के जीवन का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है सुबह से शाम तक कि जिस समय उसको संकट का सामना न करना। और इसलिए प्रकृति ने वास्तव में किसान को बहुत ज़्यादा धैर्यवान, बहुत अधिक सहनशील और बहुत अधिक मजबूत बनाया है। मैंने बड़े बड़े लोगों को रोते देखा है, छोटी छोटी तकलीफ़ों में लोगों के आंसू आ जाते हैं और लोग फुट फुट कर रोने लगते हैं। लेकिन किसान इस समाज का वो मर्द आदमी है, वो मर्द इंसान है कि जिसके अंदर मैंने हार कभी नहीं है, जो कभी थकता नहीं, लगातार काम करता है। वास्तव में इस देश में किसानों की संख्या बहुत अधिक है। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 30 लाख किसान हैं और लगभग 2.25 करोड़ के आसपास खेतीहर मजदूर हैं। मध्य प्रदेश की कुल आबादी 8 करोड़ 55 लाख है
और उस 8 करोड़ 55 लाख में से अगर हम खेती और मजदूरों का और किसानों का जोड़ कर दें तो लगभग 3 करोड़ के आसपास की आबादी आप सब लोगों से मिलकर बनती है। अगली चीज़ से मध्य प्रदेश में जो जीडीपी है, जीडीपी को मोटे तौर पर आप ये समझ लें कि प्रदेश की जो कुछ भी आमदनी या मतलब जो नगद में है और जो वस्तुओं के रूप में है, अगर हम उसको देखें तो पूरे प्रदेश में लगभग 40 से 42% जो हिस्सा है वो एग्रीकल्चर का हिस्सा है, कृषि का हिस्सा है। यानी अगर अभी बजट अगर 3 लाख करोड़ का है, इसमें से आप समझ लीजिए कि जो लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए की रकम है वो आपके पास से सरकारों को या समाज को मिलती है। किसान लोग कह सकते हैं कि हम तो किसान टैक्स नहीं देता, पर मेरा मानना है कि किसान का जो योगदान है, एक बोरा गेहूँ भी अगर कोई आदमी उपज उसकी आती है तो लगभग वो गेहूँ 2,200 रुपये के आसपास से उसकी अगर मार्केट रेट है तो वो उस किसान का इस मध्य प्रदेश के समाज के लिए योग। और ऐसे समय जबकि 8 करोड़ 55 लाख में से यदि 3-3.25 करोड़ की आबादी खेती पर लगी हुई है तो आप खुद समझ लें कि आपसे बड़ा कोई वर्ग है क्या। और इसके अलावा सरकारी कर्मचारी कितने होंगे? 5-7 लाख। और अभी सरकार के पास चूँकि पैसे की कमी है तो 1.25 लाख शिक्षकों के पद मध्य प्रदेश में खाली, 73% विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद खाली हैं, 57% पैरामेडिकल स्टाफ के पद खाली हैं। आबादी लगातार बढ़ रही है। और चूँकि सरकारें जो हैं, मैं किसी दल विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, ये रोग हर दल में और हर जगह हर प्रदेश में सभी दूर है पूरे देश में, कि जो अनावश्यक व्यय है, आप अगर देखें कि जो पंडाल लगते हैं, बड़े बड़े पंडाल, उन पंडालों पर मैं चूँकि शासकीय नौकरी में रहा हूँ, मुझे मालूम है एक बार का ऐसा पंडाल 10 से 12 करोड़, और कई बार अगर सभा ज़्यादा बड़े नेता की है तो 15 से 20 करोड़ का भुगतान जो है वो केवल एक दिन के लिए हो जाता है। 20 करोड़ में आसानी से 2-2 करोड़ के बड़े बड़े स्कूल जो हैं इलाके में खोले जा सकते हैं, जहाँ गरीब जो लोग हैं, जो खेती और मजदूर हैं, किसान हैं, आप हर बार अपने बच्चे को, आज यहाँ अगर कोने कोने से किसान आए हैं तो हर किसान के पास न तो उतनी आर्थिक व्यवस्था है कि वो अपने बच्चे को पढ़ा सके, और हर व्यक्ति को आप सिवनी भेज कर अपने हर बच्चे को पढ़ा सके, ऐसा संभव नहीं है। अभी आशीष जी ने जो बात की वो बात केवल किसानों की खेती के संदर्भ में बात की। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि पानी मिल जाना ही किसान की मुक्ति नहीं है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। पानी जो है वो आपकी ज़िंदगी का, आपकी रोजगार का, आपके व्यवसाय का एक हिस्सा है पानी, कि पानी अगर मिल गया तो फसल आ जाएगी। लेकिन इसके बाद एक नई चीज़ शुरू होती है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। एक ज़माना था 50-50, 60-60 एकड़ के किसान हर गांव में 5-5, 10-10, 20-20 हुआ करते थे। आज आप चले जाएं, हो सकता है कि 20 गांव में भी 50 एकड़ का कोई किसान ना हो। तो अल्टीमेटली जब आपकी ज़मीनें पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाएंगी, अभी किसी के पास अगर 15 एकड़ ज़मीन है, अगली पीढ़ी में 3 बच्चे होते हैं तो 5-5 एकड़ मिलेगा। उसके बाद अगर फिर 2-2 बच्चे होते हैं तो वो 2.5-2.5 एकड़ का किसान हो जाएगा। और एक स्थिति आएगी जब तहसीलदार कह देगा कि इससे कम का बंटवारा नहीं होता, खेती की ज़मीन में इससे कम का बंटवारा हम नहीं कर पाएंगे, अब आप जानो आपका काम जाने। ये बड़ी भयंकर स्थिति है। हम और आप हिंदुस्तानी लोग हैं, और अधिकांश लोग यहाँ जिस एज ग्रुप के हैं, कुछ युवाओं को छोड़ दिया जाए तो सभी किसी न किसी बच्चे या बच्ची के पिता हैं। हम सबके घरों में बच्चे। और ऐसी स्थिति में ये ज़रूरी है कि बात केवल खेती की, पानी की ना हो, इसके आगे की भी बात हो कि यदि खेती, बट हमारे पिताजी के यहाँ लगभग 70-72 एकड़ ज़मीन थी। फिर हमारे पिताजी 5 भाई थे, तो 14-14 एकड़ ज़मीन जो है उनके पास आई, और हम 5 भाई। तो हमारी हैसियत क्या है खेती के मामले में आपसे? एक ज़माने में हम लोग गांव के थोड़े बड़े लोग हुआ करते थे, आज हम अपने आप को उतना बड़ा किसान नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास 2-2.25 एकड़ या 2.5 एकड़ की ज़मीन है, उसमें से भी मेरा ख्याल है 10-15 डिसमिल जो है वो मेड़ में चली जाती है। भाई बंटवारा होता है तो दोनों तरफ, चारों तरफ मेड़ बनती है तो वो ज़मीन भी निकल जाती है। मेरा आपसे आग्रह ये है, इस पूरे तंत्र में बदलाव की ज़रूरत है। हम किसी दल के खिलाफ नहीं, किसी व्यक्ति के, किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और
जो मूल चीज़ है, जैसे मेरे से कोई कहे कि साहब 1 करोड़ का मंदिर बन रहा है या 1 करोड़ का स्कूल बन रहा है, तो मैं दम ठोक कर आपके सामने कहूँगा कि मुझे 1 करोड़ का स्कूल चाहिए, मुझे टेलीफोन अस्पताल चाहिए, मुझे मेरे बच्चों के लिए बेहतर एजुकेशन चाहिए कि कानीवाड़ा से भी हम और अंदर जाएं, पलारी से भी अंदर जाएं, या यहाँ जो बंडोल बुखारी से भी हम अंदर जाएं। और यदि मैं वहाँ का किसान हूँ और मैं चाहूँ कि मेरी बच्ची या मेरा बेटा अंग्रेज़ी मीडियम की पढ़ाई करे, तो उसको वो सुविधा वहाँ मिलना चाहिए। आपको 50 साल बाद किसानों पर भयंकर संकट आने वाला है। उद्वहन सिंचाई परियोजना अच्छी चीज़ है, उस पर चूँकि शिवम आपको बता चुके हैं कि इसका एक छोटा सा बैकग्राउंड ज़रूर मैं बताना चाहता हूँ कि दुनिया में पाइपलाइन अंडरग्राउंड डालकर, जैसा घरों में नल का कनेक्शन होता है, ऐसी सिंचाई होगी, किसी को ख्याल ही नहीं आएंगे उस पर, किसी के मन में नहीं आया। पिछले जब से लोहे का आविष्कार हुआ है 100, 200, 300 साल से वही लोहे के पाइप बनने लगे, किसी के मन में ये बात नहीं आई। वो इजराइल के लोगों के मन में बात आई, क्योंकि उनके दिमाग में जो एक अंग्रेजी में शब्द है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, जिसका मतलब होता है कि प्रचलित सोच से बहुत परे जाकर काम करना, प्रचलित सोच से परे जाकर काम करना। उन लोगों ने वो टेक्निक निकाली और पूरी दुनिया में वो टेक्निक है, सभी देशों में जो है उसको इस्तेमाल किया। उद्वहन सिंचाई परियोजना से निस्संदेह जो आपकी प्रति एकड़ आय है, प्रति हेक्टर है, उसमें वृद्धि हो। लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी समझना और सोचना ज़रूरी है कि जब हम 2-2, 2.5 एकड़ के किसान हो जाएंगे और फिर मेरे बच्चे अगर 2 हैं तो 1.25 एकड़ आएगा, और उसके बाद क्या हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक ऐसा तंत्र हम विकसित होने दें। हम जागरूक नागरिक हैं, इस प्रदेश के जिम्मेदार लोग हैं, इस देश के जिम्मेदार लोग। हम लोगों को खाना खिलाते, इस परिसर में जितनी बड़ी ये पूरी मतलब जगह है, अगर 2-2 हज़ार के नोट पूरे 10-20 ट्रकों में भर के ले आए जाएं और कोई ये कह दे कि इससे एक दाना भी गेहूं का बन सकता है, तो बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। ये किसान का महत्व है। इस देश में प्रधानमंत्री भोजन करे या तहसील का चपरासी भोजन करे, हर व्यक्ति के लिए किसान जो है दिन में 2 बार 3 बार याद आता ही है। इसके बिना जीवन चल ही नहीं सकता, भोजन से ही जीवन। तो आप अपनी महत्ता समझो कि आप कहाँ पर हैं। किसानों ने भी, मैं क्षमा चाहूँगा, मैं मतलब अगर गलत हूँ तो आप करेक्ट कर सकते हैं मुझे, किसानों ने भी ना उम्मीद छोड़ दी असल में, पूरी तरह से निराश हो गए। क्योंकि एक तो ज़मीन से जुड़ा हुआ जो आदमी होता है, जो भी व्यक्ति ज़मीन और पेड़ पौधों के पास रहता है, उसका गुस्सा हमेशा शांत रहता है। ये प्रकृति का नियम है। जिसको बहुत अधिक क्रोध आता है उसको मिट्टी के मकान में रख दो और ऐसे हरे भरे किसी जगह रख दो, आप खेत के पास रख दो, आप देखेंगे 10-20 दिन में उसका गुस्सा शांत होने लगेगा। और जितने लोग गुस्सैल लोग हैं, ये सब कंक्रीट के जो मकान बनते हैं ना, पिलर वाले, कॉलम वाले और अटैच लेट बात वाले, ये गुस्सा जो है उन्हीं लोगों को आता है। तो किसान का क्या है ना, किसान को इतना सेंसिटिव हो गया है, वो इतना शांत हो गया है, उसको लगता है ठीक है, हम नहीं किया तो क्या हुआ यार, अब अपने पास आए, वोट मांगा, दे दिया भाई, चलो इसी को दे देते। मैं हाथ जोड़ के कहूँगा कि ये काम बंद होना चाहिए। बात केवल खेती की नहीं है, बात केवल आपके लाभ की नहीं है, बात इससे कहीं ऊपर है। आप देखो जितने बड़े लोग हैं, चाहे वो अफसर हों चाहे नेता हो, सबके बच्चे विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं, सबके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा है। उनसे वो त्रिशूल यात्राएं नहीं निकलवाते, गदा यात्रा उनसे नहीं निकलवाते, उनसे वो मतलब मंदिरों की परिक्रमा, कांवड़ यात्रा उनसे नहीं कराते। कांवड़ यात्रा के लिए कौन चाहिए? बंडोल बुखारी के लोग चाहिए, कानीवाड़ा के लोग चाहिए, भोमा के आसपास के लोग चाहिए, है कि नहीं? गाँव देहात के लोग, भैया तुम्हें आना है। और वो आदमी इतना सच्चा है, एक फोन अगर उसको कोई कर देता है कि भैया आना है, तो व्यवहार निभाने के लिए 25-25 किलोमीटर दूर से पहले पैदल चलता 2-4 किलोमीटर। मुझे सिवनी का अनुभव है कि सिवनी में इंटीरियर में आज भी शायद लोगों को कई बार ये कीचड़ वाले रास्ते से आना पड़ता है, और लोग बेचारे 3-4 किलोमीटर चल के फिर किसी छोटी मिनी बस में बैठकर फिर रोड पर आते हैं,
फिर भौमा से बस मिलती है और फिर वो यहाँ तक आती है। तो वो व्यवहार निभाता है, पर बदले में उसको क्या मिलता है? उसको कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं है। अब ये जो यहाँ बात हो रही है परियोजना की, मैं जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ, ये परियोजना की स्वीकृति 1 हफ्ता भी ज़्यादा है, मतलब मेरे हिसाब से यदि कोई करना चाहे 1 हफ्ता बहुत ज़्यादा है। ये मैंने चूँकि नौकरी में रहा हूँ और उस वरिष्ठ स्तर पर काम होते देखे हैं मैंने कि जो उनके मतलब का काम होता है वो काम तुरंत हो जाता है। कोई मांगने गया था कि 1000 रुपये लाड़ी बहना में दो, नहीं तो बहनें वोट नहीं देंगी, तो ही देंगे यार। पर कोई काम उनके मतलब का था कि यार वो हो जाएगा, ठीक है। एक नेता ने कह दिया कि 1000, दूसरा नेता तुरंत सामने आया, अरे बोले 1500 इन लाड़ी बहनें कर रहे हो, हम नारी सम्मान शुरू कर दें। और ये वो लोग हैं जिस बात का दम भरते हैं, 40 साल से राजनीति में है, देश का नेतृत्व किया है, और ये वो लोग हैं जिन्होंने इस प्रदेश को पिछले 20 सालों में 2003 में मध्य प्रदेश पर जो कर्जा था वो 24,500 करोड़ का कर्जा था, और आज जो कर्जा है मध्य प्रदेश में राज्य के ऊपर 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा। ये गैर जिम्मेदार लोग हैं। ये अब चुनाव आ गया, योजनाएं आने लगी, किसानों का सम्मान करो, किसानों को 6,000 रुपये डाल दो, किसी को लाड़ी बहना को पैसे डाल दो, और बोर्ड लगने लगे। 10 तारीख याद है ना बहना, कि हर महिला देखे उसको लगे यार वो आदमी वो पैसे दे रहा है। दूसरी पार्टी क्या कर रही है? वो फॉर्म छपा के और फॉर्म बंटवा रही है। ये छलावा कब तक होगा? मैं दावे से कह रहा हूँ और कैमरे के सामने कह रहा हूँ, कोई सरकार आ जाए, बीजेपी आए या कांग्रेस आए, ये योजना दिसंबर से बंद होने वाली है। उसका कारण है कि सरकार के अभी सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए उधार लिए, तो हर महीने 1200-1300 करोड़ रुपए जो है वो उसमें से खर्च कर रहे हैं। चिंता मत करना, हमें 3,000 तक ले जाएंगे इससे। जब दूसरे नेता ने 1,500 कह दिया तो पहले वालों को फिर लगा यार कुछ गलती हो गई था, और आगे बढ़ जाओ कि इसको मैं ऐसा कर दूंगा। आज सोचो कि पैसे जेब में अगर नहीं है, जैसे घर चलता है वैसे ही राज्य चलता है। अगर आपकी जेब में पैसे नहीं और नहीं मुझे अड़बू वाले पेड़े खिलाओ, आप तो 12 पत्थर चल के कैसे खिलाओगे यार? आप मुझे कैसे उधार दोगे जब जेब में पैसे नहीं आप? ये केवल दिसंबर तक का नाटक है। इसके बाद क्या करेंगे वो मैं अभी से बता देता। एक विज्ञप्ति जारी होगी कि बहुत से जिलों से ऐसी शिकायतें आई हैं कि कई अपात्रों को जो है उनको भी लाभ दे दिया गया है, और ऐसी स्थिति में इसकी जांच आवश्यक है, तो लिहाजा इस योजना को भी रोका जाता है। क्यों? हमारे जैसे जो अफसर हैं ये लोग बोल देते, फिर उनको पता नहीं होता कि उसको गाड़ी को मुर्काए कैसे। अपन गाड़ी आगे बढ़ा दी, अब लगा गया रास्ता ही बंद है यहाँ, तो फिर हमारे जैसे अफसरों को बुला लेते हैं कि यार तुम बताओ क्या करना, तो हम लोग को बता देते कि साहब गियर बदलो, स्टीयरिंग मोड़ो, और ये कोने कोने से पतली गली से अपन बाहर आ जाए। तो जनता को क्या, जनता को पता लग गया कि हाँ यार ऐसा हो तो सकता है यार कि 1.25 करोड़ लोगों को दे रहे थे, हो सकता है 5-10 लाख दलित लोगों को मिल गया हो, तो जनता शांत रहती है कि नहीं यार उन्होंने मतलब ठीक काम किया, गलत लोगों को नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि हम सीधे लोग हैं, हम चित्त में मान जाते हैं, पट में मान जाते हैं, हम हर बात मान लेते, और ऐसा करके 5 साल के लिए एक निहायत ही गैर जिम्मेदार किस्म का तंत्र जो है वो फिर आप पर हावी हो जाता। हमने नौकरी की शुरुआत सिवनी से की 1996 में। उस समय मोहन चंदेल जी जो है वो जनपद के अध्यक्ष हुआ करते थे कुरई में, तो उस समय से हमने शुरुआत की। और मैं मतलब मुझे दुख भी है इस बात का, यह बात हाथ फरियाद की नहीं है कि सिवनी में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ उसके बाद। ये जो आपको मकान दुकान ये जो सुदर्शन जी का जो ये दिख रहा है, ये इनकी व्यक्तिगत उन्नति है या इनका व्यक्तिगत प्लान है। आप शहर में आप घुसते हो, ये रास्ते से आते हो जो बाईपास है आपका, तो लाइटें वाइटें दिखती हैं। क्यों? लोगों ने कॉलोनियाँ बनाई, अपने पैसे से बनाई, अपने ज़मीन पर कॉलोनियाँ बनाई, अपनी लाइटिंग लगी, उसका पैसा दिया। अब नेता आके कहता है ये विकास देखो,
वो विकास तुम्हारा नहीं है यार। ये विकास जो है, ये विकास जनता का अपना विकास है। लोगों ने दुकानें खोली, अच्छा मार्केट बना, तो आपने क्या किया उस? मैं आपको ये सब बातें इसलिए कह रहा हूं कि हमें एक प्रश्न पूछना चाहिए। लोग बेहद तकलीफ में हैं और हिंदुस्तानी आदमी बड़ा स्वाभिमानी होता है, इसलिए वो किसी से अपना दुख दर्द नहीं बताता। वो भूखा रह लेता है, पर वो आपके यहाँ आएगा और अगर आप पूछे कि भैया खाना खा लो, नहीं हम खा के आए। ये है कि नहीं? हम किसी के सामने खुलना नहीं चाहते। हम किसी को अपनी, हम मर्द लोग हैं दुनिया में। हमने यूएस और यूके मतलब इंग्लैंड और अमेरिका में ऐसे पट्टे देके 6 साढ़े 6 पिट के कि जरा सा पुलिस ने पकड़ लिया तो उतने फट के रोने लगे लोग। इतने जल्दी हिम्मत उनकी जवाब दे जाती, वो तकलीफ नहीं सहन कर सकते। हमारे यहाँ बहुत छोटा सा भी कोई बेटा है, बेटी है, दुबली है, पत्नी जैसी भी है, मैं आप देखो तो मैं जीवट जल्दी से बात मान लेगा और उसके बाद जो है फिर हम चीज़ों को भुगतते रहते हैं। ये जो प्रक्रिया जिसकी बात अभी चल रही है, ये एक हफ्ते का काम है। बड़े नेता जब काम करते हैं तो उनके यहाँ से एक कोई उनका जो एक मुकद्दम टाइप आदमी होता है, बड़े नेताओं की आदत है 2-4 मुकद्दम वो अपने तैयार रखते हैं। जनता बनता से उनको क्या आपके घर जाए, फिर इनके घर जाए, फिर उनके, नहीं ऐसा नहीं। वो ठेकेदार तैयार करते। एक विधानसभा में जैसे 4-6 ठेकेदार बन गए, तो ठेकेदारों के घरों में वो जाएंगे और वो ये विश्वास रखते हैं कि ये वाला ठेकेदार जो है ये पूरे वोट हमें दिला देगा, वो वाला ठेकेदार वहाँ के पूरे वोट दिला देगा। 4-6 आदमी चुन लिए और फिर उन्हीं के यहाँ बार बार आना जाना। बड़े नेताओं के यहाँ जो ठेकेदार होते हैं वो एक बार जाता है, बताता है कि साहब अपना अब इस बार तो चुनाव निकल गया, अगली बार तो बहुत दिक्कत है। और बोले क्यों दिक्कत क्यों? साहब वो दिक्कत इसलिए वो किसान अड़ गए साहब, वो एक कोई शिवम नाम का लड़का है, वो लोगों को ये सब इकट्ठा कर रहा है और वो उसके साथ सारे लोग आ गए साहब। इस बोले क्या करना चाहिए? तो बोले साहब वो परियोजना अगर घोषित कर देते हैं तो बोले यार वो बजट अरे साहब बोले घोषित तो कर दो आप, तो देखेंगे अपन एक पोस्टर लग जाएगा कि बजट सेंक्शन और सब कुछ हो गया। ये तरीका है लोगों के काम करने। लोग किसी के प्रति ना ईमानदार है ना जिम्मेदार है। तो प्रोजेक्ट अगर सेंक्शन होना है तो 1 हफ्ता भी, वैसे तो 1 घंटे, मतलब मैं क्षमा चाहूँगा 1 घंटे में ही हो जाता है। कुछ भी हो, ये लोग जो बैठे यहाँ पे, इन लोगों ने मुख्यमंत्री और मंत्री को कार्यालय देखे हैं और ये सहमत है इस बात से। इनमें मुझे नहीं लगता, अगर कोई चाहे तो बस 1 घंटे काम करना है। फाइनेंस सेक्रेटरी बुलाया कि 2200 करोड़ की परियोजना, अभी वही 21 जुलाई में नरसिंहपुर की घोषणा आई हुई, 4400 करोड़ की, 1300 करोड़ की देवास की सेंक्शन हुई 29 इसी साल 29 जुलाई में, अभी जो निकल गई। 2 अगस्त में मंदसौर की परियोजना सेंक्शन हुई, अभी सीहोर में हो रही है। और मैं एक और बता रहा हूँ, सागर में वो परियोजना सेंक्शन होने वाली है जिससे 8 लाख हेक्टेयर सिंचाई की व्यवस्था उससे की जाएगी। तो भैया जब सब जगह कर रहे हो तो सिवनी के लोग क्यों अपराधी है कि आप उनको मतलब वंचित कर रहे? कुल मिलाकर ये है, आप 2 तरीके हैं जब ये प्रोजेक्ट सेंक्शन होते हैं, तो इसकी पूरी एक प्रोसेस में 1 मिनट में आपको समझा दूं। या तो जनता की डिमांड आए कि जैसे बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर अपनी बात कहीं रखते हैं वरिष्ठ स्तर पे, तो उससे भी वो बात, कई बार जिले में अच्छे कलेक्टर भी आ जाते हैं कि जो उस चीज़ को समझते हैं और अपने तरफ से एक प्रोजेक्ट बना के भेजते हैं। आजकल जो स्थिति है वो स्थिति ऐसी नहीं है। जितने जिलों में कलेक्टर हैं वो केवल अपनी गद्दी बचाने में लगे हुए, क्या रे वो नाराज ना हो जाए, ये ना नाराज हो जाए, इसको देखो उसको देखो। तो सुबह से शाम तक उनके फ़ोन जो है वो उसी आदमी के लिए हैं। तो एक तरीका जो पहले हमने देखा नौकरी की शुरुआत में, कलेक्टर्स भेजते थे और वो वहाँ सेंक्शन होती थी। अब दूसरा तरीका है, जैसे आप सब लोगों का एक संगठन है, आप अगर रैली निकालें, ये करें, अपनी मांग रखें, जैसा मानधाता में लोगों ने किया। मानधाता की जो दूसरी परियोजना थी छेगांव माखन की, उस समय मैं भी वहाँ सीयू जिला पंचायत था, 2017 की बात है। और नंद कुमार सिंह जी जो हैं वो वहाँ सांसद भी थे, तो वो मेरे सामने ही वो उद्घाटन मतलब परियोजना का हुआ था। तीसरा तरीका है कि आपके यहाँ कोई जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हो। साल दर साल लोग कैलेंडर की तरह टंगे तो रहते हैं कि आप लगता है 15 साल से एमएलए है, 10 साल से एमएलए, 20 साल से एमएलए, कई जिलों में और बुरी स्थिति 25-25 साल से एक आदमी जो एमएलए। पर क्षेत्र के लिए वो विकास नहीं, वो केवल गुणा भाग जो रहता है ना, मैनेजमेंट, इतने पंडित वोटर हैं, इतने ठाकुर वोटर हैं, इतने एससी, इतने एसटी, ये गुणा भाग में इतना दिमाग लगाते हैं वो लोग कि जो मुख्य काम है करने लायक सब भूल जाते। तो तीनों तरफ से जब वो डिमांड
विभाग में गई, तो विभाग में एक टेक्निकल कमेटी होती है, जैसे इरिगेशन है, पीडब्ल्यूडी, सब जगह एक टेक्निकल कमेटी होती है। तो ये प्रस्ताव जाता है, टेक्निकल कमेटी जो है उसको एग्जामाइन कर लेती है। टेक्निकल कमेटी के पास में उस इलाके का जो तल है, जो आप में से इंजीनियरिंग समझने वाले लोग हों उनको पता होगा कि एक मैप ऐसा है पीडब्ल्यूडी के पास, पूरे देश में अंग्रेजों के समय से सर्वे हुआ था कि भोपाल में बैठे बैठे उनको पता लग जाएगा कि पलारी का तल कितना है, भौमा का कितना है, भौमा से पलारी जाने में कहाँ कहाँ से नहर निकाली जा सकती है, कहाँ से पाइप जाएगा, वो सब उनको पता होता है वहीं बैठे बैठे। तो वो टेक्निकल कमेटी जो है एक बार पूरा उसको देख लेती है और उसका पूरा आकलन कर लेती है। उसके बाद आकलन करने के बाद वो उसकी खर्चा में बताती है। वो खर्चा जो है वित्त विभाग में जाता है, वित्त विभाग उसको सैंक्शन करता है। उस सैंक्शन में जो अब सैंक्शन करने के लिए वहाँ कई प्रोजेक्ट रहते हैं, ये बात सच है। तो कई बार होता है कि जो मजबूत जनप्रतिनिधि है वो पूरा पैसा छीन ले जाते हैं और जो कमज़ोर लोग होते हैं उनके यहाँ वो पैसा नहीं आता। जनप्रतिनिधि का मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। अगर जनप्रतिनिधि मजबूत है, मजबूत का मतलब बल्ले वाला नहीं कह रहा हूँ या लठेत नहीं कह रहा हूँ, वे नट चलाना जाने और एक काला चंदन लगा के मोटी मोटी चेनें पहन के जो आदमी घूमे, में ऐसे आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ। एक सभ्य व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति जो अपनी बात को वरिष्ठ स्तर पर अच्छे ढंग से तकनीकी जानकार लोगों के सामने रख सके, ऐसा आदमी जो है अगर बात जाके कहता है तो चीज़ें ज़्यादा आसान। वित्त के लोग जो हैं उस आए हुए प्रस्ताव पर एस्टिमेट बनाते कि इतना खर्चा होगा। मान लीजिए परियोजना की अवधि 2 साल है और अगर आपकी कुल परियोजना की कीमत जो है वो 3,000 करोड़ रुपए है, तो वह प्रस्ताव हो जाता है कि 1,500 करोड़ रुपए इस साल दे देंगे और 1,500 करोड़ रुपए अगले साल। वो लगभग 1.5 से 2 साल में ये परियोजना कंप्लीट हो जाती है। ये पूरी उसकी प्रोसेस है और इस प्रोसेस में मतलब अगर इसी प्रोसेस से हम चलें, कागज पत्थर चलने के हिसाब से भी चलें, तो मुझे नहीं लगता कि 1 महीने से ज़्यादा का इसमें समय लगता है। और कोई बड़ा आदमी अगर आपके लिए मदद करे तो निस्संदेह कि ये परियोजना जो है वो 1 घंटे में भी सैंक्शन होगा और अगले दिन उसकी ईंट पत्थर रखकर उसका भूमि पूजन आसानी से हो सकता है। सिवनी जिले में जो पूरी राजनीतिक स्थिति रही है 30-40 साल में, वो कुछ इस ढंग की रही है कि सिवनी कुरई वाला ये जो बेल्ट है बटोल तक का, ये इलाका थोड़ा सा उपेक्षित रहा है, क्योंकि बहुत सारी बातें मंच पर से नहीं कही जा सकती, पर वो आप समझ सकते हैं बेहतर तरीके से। जब तक मजबूती नहीं होगी ना, जब तक कहने वाला सुनने वाला आदमी नहीं होगा बाहर निकल कर, जो आपके साथ पैदल चले, कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ जाए, वो बड़े लोगों से, जो अधिकारी जिम्मेदार हैं, जो अफसर जिम्मेदार, उनसे मिले, तो चीज़ें आसान हो। विकास जो है वो केवल रोड नाली बिजली विकास नहीं है। विकास का मैं मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा हूँ, ये संविधान में लिखी हुई बात बता रहा हूँ आपको कि हमारा संविधान विश्व का अकेला ऐसा संविधान है, एकमात्र संविधान है जिसमें नागरिकों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी लाइनें लिखी गई है कि राज्य क्या क्या काम करेगा। राज्य यदि आध्यात्मिक उन्नति तक उस व्यक्ति को ले जा सकता है या ले जाना चाहिए, तो ये बिजली, पानी, सिंचाई के साधन, खाद, बीज, ये बड़ी छोटी चीज़ें हैं। पर दुख इस बात का है कि मध्य प्रदेश में नकली खाद और नकली बीज के सबसे ज़्यादा मामले पूरे देश में हैं। पूरे देश में आदिवासियों और महिलाओं पर अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। आप सोचो तो कि कैसा तंत्र है और हम कैसे लोगों के साथ काम कर रहे हैं, और जिनको हम चुन रहे हैं उनकी हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है, इस सबको बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है। ये अवसर आपके पास आने वाला है, और अगर आप फिर चूक गए इसमें, अगर आपसे फिर गलती हो गई, फिर ये अवसर 5 साल के लिए चला जाए। हमको लगता है अगर ठीक है अगली बार देख लें, 28 में देखें, 33 में देखें, नहीं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब चूँकि ग्रामीण पृष्ठभूमि से, इसलिए ज्योतिष सब जानते हैं। ज्योतिष सब जानते हैं ना, कुंडली बुंडली बनाना। ज्योतिष में अगर 70 साल की उम्र में किसी व्यक्ति का राजयोग कोई ज्योतिषी बताए कि बाबूजी आपको तो राजयोग आएगा, लेकिन 70 साल में आएगा, तो 70 साल में राजयोग कैसा आएगा कि बहू दुत्कार नहीं रही है, बाबूजी खाना खा लो, 11 बज गए, इतना वो प्रेम से बोल देती है, थाली खिसका देती है, यही राजयोग है 70 साल। बच्चा जो है बाबूजी
वो खांसी चल रही है तो वो टोकता है, अरे बहुत खांसी चलती है, आप तो हम लोग सो नहीं पाते रात में। ये कोई नहीं कह रहा है तो यही राजयोग। लेकिन अगर वो राजयोग 22 से 30 साल के बीच आ जाए तो इन जहाँ से भी आप लोग आए हैं उन गांव का कोई बच्चा आईएएस और आईपीएस ऑफिसर भी बन सकता है। अब अगर उसके 22 से 30 साल के बीच में वो एक ऐसी वैसे जो तंत्र है हमारा, अगर वो नकारा तंत्र उस बीच में रहता है तो इसका कोई मूल्यांकन हम लोग कभी नहीं करते। जैसे आपको एग्जाम्पल, यूक्रेन में इस समय लड़ाई चल रही है, भयंकर लड़ाई चल रही है। अब जो लोग वहाँ 22 से 30 साल के हैं उनमें हो सकता है कोई आदमी बहुत अच्छा लेखक हो सकता था, वैज्ञानिक हो सकता था, प्रशासक हो सकता था। अब वो सारे लोग केवल बंदूक उठाकर अपने देश को बचाने में लग गए। तो अब अगली पीढ़ी जो वहाँ की आएगी, अगर ये लड़ाई और लंबी खिंचती है तो अगली पीढ़ी जो है केवल बंदूक चलाने वालों की पीढ़ी होगी। उनके पास अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे शिक्षक, अच्छे डॉक्टर, ये लोग उनके पास नहीं, क्योंकि वो समय चला गया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, एक भी बार की जो टर्म है 5 साल की, यदि एक टर्म भी खराब होती है तो उस एक टर्म में लगभग 17 से 18% युवाओं का भविष्य बर्बाद हो जाता है, क्योंकि वो भटकता है। इस समय मध्य प्रदेश में 39 लाख लोग बेरोजगार हैं जो वेबसाइट पर दर्ज है। वास्तव में देखा जाए तो लगभग 70 से 80 लाख लोग बेरोजगार हैं, युवा। और इसका मतलब ये है कि 80 लाख परिवारों के सामने जीविका का संकट है। 80 लाख परिवारों के सामने जीविका का संकट है। इसका मतलब है यदि एक परिवार में 5 लोग हैं तो लगभग 3.25 से 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन परिवारों में भविष्य में जीविका का संकट है, खाने पीने का संकट। स्थिति बड़ी भयंकर है। सरकारें कभी नहीं चाहती कि जो परसेंटेज मैंने आपको बताए पूरे अपने, ये वो नहीं चाहते कि जनता इस बात को जाने, जनता समझे, ये नहीं चाहते। वो ये चाहते कि जो हम कह रहे हैं वो सुनो और थोड़ी देर के बाद बात खत्म हो जाती। उनकी रुचि कायम है मशाल जुलूस में, मोटरसाइकिल रैली में 2-2 लीटर पेट्रोल दिया, खाने की व्यवस्था कर दी, वो नौजवान जो है बेचारा वो उनके साथ शामिल हो जाता। हमने नौकरी में दर्जनों लोग ऐसे देखे हैं कि जो एक ज़माने में बहुत ऐसा लगता था कि ये पता नहीं क्या बन जाएगा, ये लड़का नौजवान कॉलेज का प्रेसिडेंट है, ये नेताओं ने उसको बरगलाया, आपके साथ रखा, 4-6 साल उसका इस्तेमाल किया। आज वो लोग जो है छोटी छोटी फैक्ट्रियों में 5,000-8,000 रुपये में वो लोग काम कर रहे हैं। उनके अंदर ऊर्जा थी, उनके अंदर क्षमता थी, वो बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे, पर इस नेतागिरी के चक्कर में उनका जीवन बर्बाद हो गया। जीवन को बर्बादी से बचाना है। लक्ष्य जो है केवल लिफ्ट इरिगेशन नहीं है, वो एक प्राथमिक लक्ष्य है कि उसके आने के बाद आपके जीवन में खुशहाली आएगी, आप अपने बच्चों को बेहतर चीज़ें दे सकोगे। पर सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि जब तक हम समाज को बेहतर नहीं बनाते, शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर नहीं बनाते, जब तक हम लोगों को मानसिक रूप से मजबूत नहीं करते, अच्छे शिक्षक, अच्छे डॉक्टर पैदा नहीं करते, जब तक हम अच्छे प्रशासक पैदा नहीं करते, जब तक हम अच्छे जिसको कहते हैं आर्टिस्ट पैदा नहीं करते। आज आप देखो, पहले हारमोनियम बजाने वाले एक गांव में 10-10, 20-20 हुआ करते थे। आज हो सकता है कि 2 गांव में भी एक बार एक कोई आदमी हारमोनियम बजाने वाला नहीं। ये समाज का नुकसान है। चीज़ें खतम होती जा रही। पीतल के बर्तन कई जगह बनते थे, अब नहीं बनते। ये चीज़ों का नुकसान है। एक बेहतर तंत्र, एक बेहतर समझ, एक बेहतर समाज की आवश्यकता है। वरद मूर्ति मिश्रा एक आईएएस अफसर हैं, उन्हीं का बेटा आईएएस बने, एक किसान का बेटा आईएएस न बने, ये गलत बात है। उसका भी उतना ही हक है। और जो अंतर है वो अंतर केवल अवसर की उपलब्धता का अंतर है। हमको अवसर मिल गया, हमसे बेहतर वो हमारे साथ पढ़ते थे जिनको शायद अवसर नहीं मिला, इसलिए हम यहाँ तक आ गए। आपके बच्चों को भी अवसर मिलना है। इसके बाद वो न कर पाए, कुछ दूसरा काम करें, जो भी वो कर सकते हैं, लेकिन अवसर मिलना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए ज़रूरी है कि किसानों का ये जो समूह है, क्योंकि सबसे ईमानदार लोग अगर कहीं हैं पूरे समाज में तो किसानों हैं। और जो लोग ईमानदार हैं वही समाज में और देश में या प्रदेश में बदलाव ला सकते हैं। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो बदलाव होके रहेगा। हम सब लोग जो मंच पे बैठे हैं अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग हैं, पर हम सब की तरफ से भी मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि हम लोगों से हम ईमानदार लोग हैं।
हम जो कुछ आपके लिए कर सकेंगे वो हम ज़रूर करेंगे। हमारी जब भी मदद आपको होगी, शिवम जो है वो हमारे पास पहले से आते रहे इस परियोजना के संबंध में बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए, प्रक्रिया समझने के लिए। तो मेरा उनसे नहीं मतलब मेरा ख्याल है 2 साल हो गए, तब से काफ़ी उनसे हमारा उठना बैठना है। और वो है आज आपके बीच आकर मुझे अच्छा लगा, और सबसे अच्छा इस बात के लिए लगा कि कुछ बातें मैंने खेती किसानी से अलग हटके भी कही, लेकिन उसके बाद भी आपने बहुत धीरज के साथ और बहुत अच्छी तरह मुझे सुना। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबके प्रति हृदय के सबसे गहरे स्थान से मैं आपके लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और मैं चाहता हूं कि आपके बच्चे आगे बढ़ें, आपका परिवार आगे बढ़े, आप संपन्न हो, आपके माथे पर जो चिंता की लकीरें हैं वो हमेशा के लिए समाप्त हो। परिवार का ध्यान रखिए, पत्नी और बच्चों का ध्यान रखिए, वो आपकी संपत्तियां हैं। बच्चे जो हैं वो समाज की संपत्ति है, और इसलिए सबसे पहले बच्चे अपने पिता की संपत्ति, उनका ध्यान रखिए, उनसे रोज बात करिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा भिंडी की सब्जी ज़्यादा पसंद करता है या उसको लौकी खाना ज़्यादा पसंद है। अधिकांश पिता ऐसे हैं जो जीवन की जद्दोजहद में इसी तरह पूरा समय उनका सुबह से शाम तक निकल जाता है बच्चों को पालने की चिंता में। आप कभी अपने बच्चों से बात नहीं करते। बच्चों से बात करिए, आप उनसे पूछिए कि उनके स्कूल में शिक्षकों के नाम क्या हैं, उनके क्लास में पढ़ने वाले उनके साथी कौन कौन हैं, उन साथियों के माता पिता क्या क्या काम करते हैं। बच्चों से आपका रास्ता हर दिन 10-20 मिनट 25 मिनट ज़रूर होना चाहिए। आप कुछ भी काम करें, लेकिन बच्चे और परिवार का बहुत ध्यान रखें। आपके परिवार के लोग यद्यपि यहाँ नहीं हैं, पर उनके प्रति मैं अपना आदर भी व्यक्त करता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि वो सब हमेशा आपके साथ मिलकर आपकी जो ज़िंदगी की जद्दोजहद है इसको लड़ने में आपको हमेशा साथ दें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।